यार आप लोगों को मैंने लास्ट एक वीडियो डाली थी मुझ में, मतलब लक्की बिस्ट और एजेंट लीमा में फ़र्क। लक्की बिस्ट और एजेंट लीमा एक ही है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं दोनों अलग है। दोनों में क्या डिफरेंट है? और बहुत सारे लोगों का सवाल आया कि सर प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल से बताओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में जेल के बारे में भी बात करी है, लेकिन डिटेल में कहीं नहीं करी है। तो जेल में क्या होता है आपने बहुत सारे वीडियो चैनल्स में, न्यूज़पेपर में सुना होगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप कभी उन चीज़ों को देखो ना यार, बस सुनो वो ठीक है, कभी एक्सपीरियंस आपको ना हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। बस मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आगे हिस्सा लेके चलता हूँ। अब एजेंट लीमा और लक्की बिस्ट में तो बहुत सारे आपने कमेंट्स करा कि नहीं सर, हमें तो ऐसा लगता है कि आप ही एजेंट लीमा हो। ऐसा नहीं यार, मैंने आपसे बोला था लास्ट टाइम कि कभी फ्यूचर में मेरी मुलाकात होगी लक्की बिस्ट से तो मैं पूछूंगा। तो चलो कहानी वैसे स्टार्ट करते हैं। कहानी हम थोड़ा सा बैक में आते हैं, पूरी कहानी आपको पता है। अब पहले स्टार्ट करते हैं कोर्ट पर। जब मैं कोर्ट में गया, मतलब अभी मैं जेल नहीं गया हूं, अब सपोज करो कि बहुत सारे पुलिस वाले मुझे कोर्ट में लेके जा रहे हैं। जब भी किसी एक्यूज्ड को पकड़ा जाता है तो उसको पहले कोर्ट में पेश किया जाता है यार। तो मुझे भी क्या हुआ, कोर्ट में लेके जा रहे थे, लेकिन क्या है, एक लॉ है इस देश का कि आप किसी को भी हथकड़ी पहनाकर नहीं जा सकते यार। ये लॉ है ना, क्योंकि भाई देखो क्राइम तो आपके ऊपर प्रूफ नहीं हुआ है, तो तब तक आपको कोई हथकड़ी नहीं पहना सकता जब तक आपके ऊपर क्राइम नहीं लगता है, या इस कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर्स दिए हों कि आपको हथकड़ी पहनाया जाएगा। तो यार मुझे भी लगा कि यार देखो पुलिस वाले तो हथकड़ी में लेके जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं क्या होगा, इनको डांट पड़ेगी पक्का। अब क्योंकि हथकड़ी नहीं खोल रहे ना, हाथ में हथकड़ी लगा रखी, और पहली बार ही मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले कोर्ट में, CGM में। मुझे लगा कि अब जाती भाई इनकी तो रेड मारेगा जज साहब। तो जैसे ही मैं कोर्ट के अंदर जाता हूँ और ऐसी भीड़ लगी हुई थी कि ये समझ लो कि जैसे आप कभी आपके शहर में आपने देखा होगा कि हम बचपन में देखते हैं कि मदारी वगैरह का डांस होता है बंदर अंदर का, तो कितने सारे लोग आ जाते हैं बंदर अंदर का डांस देखने के लिए, ऐसा है। तो इतने मतलब पहली बार मतलब मुझे लगा यार इतनी भीड़ यार देखने के लिए, मतलब उनको लग रहा था क्योंकि न्यूज़पेपर में कुछ दिन से ऐसे लगातार अलग अलग अफवाहें, मीडिया के पास सही इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। कोई बोल रहा है कि यार कि एक स्पेशल फोर्स के सोल्जर को अरेस्ट कर लिया गया, कोई बोलता है कि ब्लैक कैट कमांडो लक्की बिस्ट को अरेस्ट कर लिया, कोई बोलता है एक सीक्रेट एजेंट को अरेस्ट कर लिया, कोई बोलता है कि नहीं LK अडवाणी के पर्सनल बॉडीगार्ड को अरेस्ट कर लिया। मतलब जिसके जो मन में आया, जिसको जहाँ से TRP मिल रही थी वो ले रहा था। तो बहुत सारे लोग कोर्ट में यही देखने आ रहे थे यार कौन है, किसी को लगा होगा यार 6 साढ़े 6 फुट का एक, मतलब हमारे दिमाग में एक इमेज हो जाती है ना कि एक ब्लैक कैट कमांडो फलाना, स्पेशल फोर्स का फलाना बॉडीगार्ड ये होगा। अब आप सोच लो कि आज से 2011, अभी आप मुझे देख रहे हैं तो ये सोचो 15 साल पहले वह मुझे गाड़ी से लाया, हाथ में हथकड़ी जैसी। लोग तो पहले आधे तो ये शौक थे कि यही है या किसी और का वेट कर रहे हैं, मतलब उनको यही नहीं था कि यार यही लक्की बिस्ट है या पीछे से कोई और आएगा। लेकिन जब उन्होंने इतनी सारी पुलिस फोर्स देखी तो लोगों में हो गया यार यही लक्की बिस्ट है। जब जीवन में मैंने बहुत सारे अच्छे काम करे तब भी कभी इतनी भीड़ नहीं आई, लेकिन जब मुझे पहली बार लगा यार कि किसी केस में मेरा नाम डाल दिया गया और इतने लोग मुझे देखने आ रहे हैं, तो मुझे लोगों की सोच पता चली कि यार हिंदुस्तान में लोगों की सोच देख लो, अच्छे काम को देखने के लिए कोई नहीं आता भाई। आपका नाम कहीं भी विवादों में आ गया तो लोग सर्च करना, लोग आपको ढूंढना, अच्छे कामों के लिए नहीं ढूंढेंगे। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं कोर्ट के अंदर जाता हूँ, जज साहब उधर खड़े, और जज साहब ने मुझे हथकड़ी में देखा, मैंने भी हथकड़ी जज साहब को देखा। जज साहब सीधे बोलते पुलिस को, कौन है इनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? तो साहब बोला सर हाँ। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलता है सर हाँ। बोला आपने इसके हाथ में आगे क्यों हथकड़ी लगा रखी है, पीछे की तरफ लगाते। भाई वो शौक हो गया यार, क्या बोल रहे हैं यार। बोला आप इसकी बॉडी के ऊपर मत, मतलब ये एक जज सर की वर्डिंग है कि आप बॉडी के ऊपर मत जाओ, ये लोग बहुत फुर्तीले होते हैं। भाई मेरे मुंह से वर्ड ही नहीं निकला, शब्द ही नहीं निकला। मुझे लगा कि ये गाली देंगे, डांटेंगे कि हथकड़ी क्यों पहना दी, बोलते हैं पीछे हथकड़ी क्यों नहीं लेकर आए। पहली बार भाई मेरा कानून के साथ मतलब ऐसा इंट्रो हुआ। कोई बात नहीं, 14 दिन की रिमांड में पूछा मुझसे तुम्हारा नाम ये तुमने किया, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, इनोसेंट हूं मैं, जैसा हर आदमी बोलता है, तो मैंने भी वैसा ही बोला। अब मुझे गाड़ी में बैठाया, तो बैठाने के साथ यार वहाँ पॉपकॉर्न मिल रहा था, जो 10-12 रुपए का पॉपकॉर्न मिलता है। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोला एक पॉपकॉर्न तो ले लो। अब पैसे तो मेरे पास तो थे नहीं, तो यार अच्छे थे पुलिस वाले भी अच्छे, तो उन्होंने पॉपकॉर्न लेके मेरे को दिला दिया। ठीक है, अब हाथ में हथकड़ी ये वो, उस धीरे जेल लेकर गए, और जेल के अंदर भी भाई
हाथ में पॉपकॉर्न था, अंदर गया, पॉपकॉर्न को गार्ड अलग रखा और मेरी ऐसी तलाशी ली। अगर इतनी तलाशी सच में सही मायने में ये हर व्यक्ति की ले लेने तो मैं यकीन दिलाता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कभी क्राइम ही नहीं होगा यार। तो शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ चेकिंग नहीं करी। कोई बात नहीं, अच्छे थे पुलिस वाले, पॉपकॉर्न को अंदर ले जाने दिया, पॉपकॉर्न खाते हुए। और जेल के अंदर भी भाई 3-4 दिन से एक ही खबर चल रही थी कि एक ब्लैक कैट कमांडो, NSG कमांडो, स्पेशल फोर्स वाले को लेके आने। तो पूरा जेल भी भाई नजरें गड़ाया हुआ था कि कौन आ रहा है। ये पहले दिन की एंट्री थी मेरी, लेकिन तुम्हारे भाई के हाथ से पॉपकॉर्न नहीं था भाई, पॉपकॉर्न खाते हुए जा रहा था मैं, है ना। तो जेल के अंदर पहुंचा, जेलर भी आए, अच्छे थे जेलर भी। अब अच्छे गए या कुछ भी गए, बढ़िया थे। बोले थोड़ा मेडिकल हुआ, मेडिकल होती बॉडी चेक करते हैं वो लोग, कहीं बॉडी में चोट वोट के निशान तो नहीं है। अगर चोट के निशान भी होंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो लोग कुछ करेंगे। देख लिया उन्होंने क्या निशान थे क्या नहीं। अगलों ने चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद ये पहले दिन था अपना जेल के अंदर, हिंदुस्तान की जेल के अंदर। एक बैरिक मुझे इशू करी गई। इशू का मतलब यार मेरे को मेरे नाम पर नहीं कर रहे हैं, मुझे उसमें रहने के लिए दिया। और इतना सा बैरिक था, मतलब ज़्यादा बड़ी जेल नहीं थी, छोटी सी जेल थी, मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी जेल नहीं थी, लेकिन बाहर पूरे पुलिस वाले लगा रखे थे। तो जैसे ही मैं उस बैरिक के अंदर जाता हूँ तो 4-5 लोग पहले से और थे बैरिक के अंदर, लेकिन सबकी एज यही थी, किसी की 45 साल, किसी की 50 साल। और पहाड़ की जेल थी यार, उत्तराखंड की पहाड़ की जेल, तो बड़े क्रिमिनल नहीं थे वो जिनको उस बैरिक में शिफ्ट किया गया। चलो मैं आराम से रहा, खाना मेरे लिए आ ही गया। एक था उन्हीं में से 4-5 में से एक, तो मेरे लिए खाना लेके आ गया भाई, तो वहीं खाना खा लिया मैंने। और मैं क्या देखता हूँ रात के टाइम कि वो 4-5 लोग तो सो ही नहीं रहे भाई। मैं सो गया और मुझे नींद थोड़ी आ ही जाती है, बहुत दिनों के बाद थका हुआ था, है ना। इस फोर्स में जब भी जॉब करी तो नींद की हमेशा हर एक को प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने कहा यार मैं चैन से सोऊंगा, कम से कम सो गया मैं। लेकिन मैं रात को 1 बजे जब भी मेरी नींद खुली तो मैं देखूँ 4-5 लोग जगे हुए हैं भाई, ठीक है। सेम चीज़ अगले दिन भी यही हुआ भाई। अब मुझे लग गया यार भाई ये मेरे ऊपर ही नजर रख रहे हैं। अब होता क्या है, नींद के अंदर क्या होता है ना भाई, अब पहाड़ का एरिया, ठंड है, तो कंबल भी ओढ़ा है, वही सरकारी कंबल जो ओढ़े हुए हैं। तो मैं जब भी देखूं कि मैं करवट बदलूं तो वो लोग भी चौंक जाएं, वो लोग भी अलर्ट हो जाएं। अब यार तुम मेरे ऊपर क्या स्पाई करोगे, मैंने जीवन भर ही स्पाई किया है यार। मुझे 2-3 दिन में समझ में आ गया कि ये सब के सब इन्फॉर्मर हैं जेलर के, ठीक है। अब चौथे दिन हुई जेल बंद। चौथे, जब एक बार जेल बंद हो जाती है, बंद होने के बाद जल्दी नहीं खुलती, तो 10-11 बजने का मैंने वेट किया। उसके बाद मैं उठा और उन्हें ये नहीं पता चला कि मैंने 3-4 दिन के अंदर जो खाने वाला जो हम लोग चम्मच होती है ना, हम लोग उस चम्मच का मैं नाइफ बना चुका था भाई, घिस घिस के, ठीक है। जो चम्मच होती है स्टील की चम्मच, मेरा जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं चुपचाप से वॉशरूम कहीं गया तो उस चम्मच को मैं नाइफ बना चुका था। तो 11-1 बजती वो लोग हुए, मैंने कहा उठो भाई। अब वो एकदम से शॉक हुए, तो शॉक होने के बाद मेरे हाथ में था वो नाइफ बोले तो चम्मच। मैंने कहा चाचा बात सुनो, वो सब बैठे हुए थे यहाँ पर। मैंने कहा कि आज के बाद अगर मैंने कहा रात के टाइम मैंने किसी को हिलते हुए देख लिया ना, तो मैंने कहा मेरे ऊपर तो 302 लगी हुई है। 302 का मतलब आप सबको पता है कि मर्डर के चार्जेस होते हैं 302। और मैंने कहा कि मेरे पास एक चीज के लिए नहीं लगी, 2 लगी हुई है 302। मैंने कहा अगर कोई दाएं बाएं किसी ने गर्दन हिला दी तो मैंने कहा उसी के गर्दन पर पड़ेगा। और मैंने कहा देख लो, बात सुन लो, जितनी देर में ये लॉक खुलने में टाइम लगेगा ना, उतनी देर में तुम 5 की गर्दन मिल जाएगी। अब भाई वो सीधे से लोग थे यार बेचारे, उनके तो डर के मारे हाथ गए। अब वो तो बोल भी नहीं सकते कुछ। और भाई पूरी रात भर उनको नींद नहीं आई, वो पूरी रात भर जगे हुए थे। लेकिन मजाल है कि वो दाएं बाएं हिल जाएं, वो सब ये शो कर रहे थे कि वो सो चुके हैं। और ये बात उन्होंने, यार जेलर के इन्फॉर्मर तो थे ही, ये बात उन्होंने जेलर तक बता दी। और जेलर को कहीं ना कहीं क्या शक था कि लक्की बिस्ट मोबाइल फोन का यूज कर रहा है ना। अब यार रात को मैं कंबल ओढ़ूं तो कंबल ओढ़ने का मतलब है कि मैं मोबाइल फोन चला रहा हूं। तो बेशक जेलर ने छापा नहीं मारा, क्यों नहीं मारा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चला बाद में। आपको पता है 15-1 दिन के बाद ही क्या हुआ, जेलर साहब पहुंच गए सीजीएम के पास और सीजीएम को बोले सर 57-58 साल मेरी नौकरी हो गई है ना, और 2-3 साल रह गए मेरे रिटायरमेंट के। तो बोले सर एक काम कर दीजिए, रिक्वेस्ट है बोला सर कि लक्की बिस्ट को मेरी जेल से हटा दो। और आप यकीन मानो भाई, ये मेरा पहला ट्रांसफ़र था, जज ने मेरा ट्रांसफ़र चेंज नहीं किया,
लेकिन जेलर साहब 2-3 घंटे कोर्ट में ही बैठे रहे कि बोला साहब कि सिर्फ 2-3 साल की नौकरी है, वो मेरी नौकरी खा जाएगा, वो मेरे जेल में कुछ ना कुछ कर देगा और मेरी नौकरी खराब हो जाएगी। तो भाई ये मेरा पहला ट्रांसफ़र था और मुझे खुद नहीं पता चला यार ये मेरा पहला ट्रांसफ़र लगाया क्यों। तो भाई 15-16 दिन के बाद मुझे खुद नहीं पता चलता, थोड़ा सा मैं एडजस्ट हो गया था उस जेल में। एडजस्ट क्या यार, देखो क्या होता है, वैसे तो मुझे हर जगह नींद आ जाती है, तो उस जेल में मैं जैसे 15-16 दिन एडजस्ट हुआ तो एकदम से क्या होता है, सुबह सुबह 10-12 पुलिस वाले आते हैं। जेलर बोलता है लक्की आप अपना सामान पकड़ो और आपको ट्रांसफ़र। मैंने कहा मेरा ट्रांसफ़र? अब भाई सारे पेपर रख रखे थे उन्होंने। अब मुझे उस जेल से दूसरी जेल ले जाया जाता है, ठीक है। महज 15-16 दिन के अंदर ही मेरी पहली ट्रांसफ़र थी और मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैंने किया क्या। ना मैंने कुछ जेल के अंदर क्राइम किया, ना किसी को परेशान किया, बस ट्रांसफ़र। अब जैसी दूसरी जेल पहुंचता हूं भाई, तो दूसरी जेल के जेलर को तो पहले ही कागज आ चुके थे। मतलब इसका मतलब कि मेरा रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अब रिकॉर्ड तो खराब है ना यार, अगर कोई आदमी क्राइम करेगा तो उसको कहाँ भेजेंगे, उसको जेल भेजेंगे। अब मुझे जेल से ही दूसरी जेल भेज रहे हैं तो इसका मतलब उस जेल में भी क्राइम कर रहा हूँ। मतलब वो जेल मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, या वो जेलर मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या मेरी वजह से उस जेल का माहौल खराब हो रहा है। ये होता है जेल ट्रांसफ़र का रूल। या तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस जेल पर बैठकर उस एरिया में गैंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी वजह से क्या होता है, कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पेपर बोलते हैं। तो मुझे दूसरी जेल ले जाया जाता है भाई, सेम। अब वो बड़ी जेल हो गई भाई, बहुत बड़ी जेल। अब मैं उस जेल के अंदर एंट्री करता हूँ, सेम मेडिकल, सेम वही जो पहला प्रोसीजर हुआ। अब इस जेल में मुझे क्या कर दिया जाता है, सिंगल सेल के अंदर रखा जाता है। सिंगल, पहले मैं वो 4-5 लोगों के साथ था क्योंकि छोटी जेल थी। अब इस जेल में एक 6x8 का कमरा समझ लो, वहाँ मैं पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे सबको कि भाई इससे तो बात ही नहीं करनी। मतलब जो मुझसे बात करेगा तो समझ लो उसकी कमर में 25-30 लट पड़ने ही पड़ने। अगर मैं किसी को ये भी बोल रहा हूँ, अगर सपोज करो अपने सेल के पास आ रहा हूँ जहाँ से बाहर लोग घूम रहे हैं, मैं बोलूँ भाई इधर तो आ, भाई वो तो मेरे नज़दीक ही नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ही बोल चुके हैं कि इससे बात मत करना। क्यों नहीं बात करना, उनको ये चीज़, इसके पीछे रीज़न सोचो। जेलर को ऐसा लगता है कि मैं तो क्योंकि सिंगल सेल में हूँ, बाकी तो सिंगल सेल में नहीं है, बाकी तो एक बैरिक के अंदर 100-100, 150-150 लोग लग रहे हैं। अब हो सकता है कि मेरे हर चीज़ पर वो लोग नज़र रख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने 2-4 लोगों से दोस्ती कर ली तो वो 2-4 लोग हो सकता है मेरी मदद कर दें, मेरे तक मोबाइल पहुँचाने की, कोई भी चीज़ तक। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन थे कि मुझसे बात मत करा जाए। मतलब बोर हो गया भाई यार, बैठे बैठे अंदर सेल के अंदर बोर ही हो गया मैं बिल्कुल, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मैंने जेलर को बोला कि मैंने एक आध बारी जेलर सर के साथ, मैंने कहा सर अकेला हूँ यहाँ, लोग तो डाल दो एक आध। तो जेलर ने भी क्या कर दिया भाई, बात मान ली तुम्हारे भाई की तो इतनी, और जेलर ने कर दिया। और भी सेल थे वहाँ पर, ऐसा नहीं सिंगल सेल, 5-6 सिंगल सेल और थे। शाम को मैं क्या देखता हूँ, 5-6 बोरिया बिस्तर लेके और आ रहे हैं जो भी है, और सारे 400 BC के अंदर छोटे मोटे चोरियों के अंदर, जिनका दिन रात काम ही क्या है, जेल आना, वो 500 सेलों के अंदर उनको भी डाल दिया भाई। चलो कि जेलर साहब ने बोला कि यार चलो लक्की बिस्ट है तो इसको भी, अगर माहौल शांत रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको हम मेंटली टॉर्चर करें स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी 8-10 दिन तो हो चुके हैं, बहुत शांत है, तो ऐसे ही रहने दो। तो आ गए भाई आजू बाजू सेल में। सब लोगों से मैंने पूछा, जो 4-5 लोग आ रखे थे, सब छोटी मोटी चोरियों के अंदर। उनमें से एक तो ऐसा था, उसका नाम ही जेल पुत्र रखा हुआ था। अब मैंने कहा यार जेल पुत्र, तो उसको सब जेल पुत्र बोले। मैंने कहा भाई यार नाम मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है, उसका नाम ही जेल पुत्र था। मैंने कहा भाई यार आपका नाम जेल पुत्र क्यों रखा हुआ है, तो मुझे वो बोलता था कमांडर भाई। बोला कमांडर भाई एक बात बोलूं, मैंने कहा हाँ बोल भाई। बोला कमांडर भाई जो बाहर जो पेड़ लगा हुआ है नीम का, बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने कहा कहाँ पर, बोला मेडिकल के वहाँ पर। मैंने कहा हाँ। बोला जब मैं पहली बार जेल आया था ना, जब छोटा था तो वो पेड़ मैंने लगाया था, और जो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, तो समझ लो कि हर महीने के अंदर 2 महीने के अंदर वो जेल ही आता था, इसलिए उसका नाम ही जेल पुत्र रख दिया भाई। चलो 4-5 लोगों से अपनी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद अब क्या करें भाई, जेल का माहौल है, समझ गए। जैसे हम लोग किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ का माहौल समझ जाते हैं, वहाँ पर भूगोल स्थिति क्या है, वहाँ के लोग क्या हैं, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ की सिक्योरिटी में कौन ईमानदार आदमी है, कौन कैसा आदमी है, मिल गुल लेते हैं। तो तुम्हारे भाई भी मिल लिया, कैसे भी करके मेरे पास भी क्या पहुँच गया, एक मोबाइल फ़ोन। कैसे पहुँचा उसको बाद में बताएंगे। मोबाइल फ़ोन तो पहुँच गया,
अब दिक्कत एक ही थी, मोबाइल फ़ोन को चार्ज कैसे करें यार, ख़त्म हो गई बैटरी, जितनी थी 3-4 दिन चलनी थी चल गई। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ मोबाइल, क्योंकि चार्जर आना बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे पास। अब जो उन्हीं में से लोग थे जो अपने साथ 3-4 भाई लोग थे छोटी मोटी चोरियों में, मैंने उनको बोला यार, मैंने कहा देख भाई सुनो, घुल मिल लिए अपने थे वो जेलर के फेवर के। जब उन्हें जेलर ने भेजा था तो सबके सब थे जेलर के इन्फॉर्मर, तो 15-1 दिन के अंदर हमने उनको अपना इन्फॉर्मर बना दिया भाई। अब वो मेरे साथ ज़्यादा फेवर में आ गए। अब वो मुझे आइडिया देते थे कि लक्की भाई हम तो बचपन से ही जेल आ रहे हैं, अब जब छापा पड़ेगा तो हम मोबाइल को कहाँ छुपाएंगे, क्या करेंगे, सारा आइडिया उन्होंने दे दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की थी कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के बाद कहाँ छुपाना है। अब मैंने उनको बोला यार देखो 2-3 दिन हो गए, बैटरी है ही नहीं। अब मैंने उनको बोला भाई तुम्हारा इम्तिहान है, तुमने बहुत चोरियां करी, अब मुझे तुम सिर्फ एक काम कर दो, तुम तो जाते रहते हो, तुम्हारे को तो तुम कभी भी बाहर चले जाते हो, क्योंकि मेरे लिए ऑर्डर्स नहीं थे कि मैं तन्हाई से बाहर जाऊं, लेकिन वो लोग जाते थे, वो काम करने जाते थे जैसे सफाई वगैरह चीज़ें और। मैंने कहा एक काम कर दो, चार्जर ला दो कैसे भी, तब मैं मानूंगा कि तुम असली चोर हो भाई। और यकीन मानो भाई 2-3 दिन के अंदर अगलों ने ऑफिस से चोरी करके चार्जर ला दिया यार। ये महारत हासिल थी उनकी। अब सोच लो कि वो लोग जेल के स्टाफ का चार्जर कहाँ लगा था, कैसे लाए, और उस चार्जर को खोलकर बल्ब के साथ अटैच किया, बाहर के कवर को थोड़ा काम चला। लेकिन आपने मेरा एक बहुत वायरल हुआ होगा, क्या चीज़, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि मुझे मारने में 2-3 सेकंड लगते हैं, इसे आपने सुना होगा बहुत, एक राज समानी के पॉडकास्ट से बहुत वायरल हुआ था। मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं। तो वो इसी जेल की शुरुआत थी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जेलर को समझ में आ गया कि यार ये लक्की बिस्ट क्या कर रहा है, मोबाइल का यूज़ कर रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा था उन्हें। जब भी छापा पड़ता उन्हें मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता। और धीरे धीरे जेल के माहौल को हम समझ गए और हमने बोल दिया, और उनको लग गया कि जेल के अंदर इसकी वजह से क्या है, जेल के अंदर क्या है, थोड़ा माहौल भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि पूरी जेल को ये पता चल गया था कि ये तन्हाई के अंदर, तन्हाई मतलब वो वाली तन्हाई नहीं जहाँ हम अकेले रहते हैं, मैं जिसमें रह रहा था उसको भी तन्हाई बोलते हैं, क्योंकि अकेला ही हूँ ना यार। तो जेल के कि कुछ एक बड़े क्रिमिनल्स को ये समझ में आ गया था कि लक्की बिस्ट जेल से मोबाइल चला रहा है, और उनको ये लगा कि लक्की बिस्ट को नहीं रोक रहे हैं तो हमें कैसे रोक रहे हैं। तो जेल के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, टाइप का विद्रोह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आदमी मोबाइल चला रहा है तो हम भी तो बड़े बदमाश हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स बोलते हैं। तो जेलर को लगा यार इससे माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है। तो जेलर ने एक दिन मुझे बुलवा लिया भाई सुबह, और मुझे बुलवाया और मुझे बोलते हैं सुबह सुबह एक हेड कांस्टेबल आए जेल के और बोले बिस्ट तुम्हें बुला रहे हैं जेलर साहब। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं आराम से रेडी हुआ और गया जेलर के ऑफिस में। अब भाई देख पहले ही दिमाग खराब, एक तो मैं जेल ट्रांसफ़र करके आ रखा हूँ, दूसरा मुझे एक सिंगल सेल पर रखा हुआ है, लोगों को मैं देखता नहीं हूँ, इन 5 लोगों को देख रहा हूँ जो 5 मेरे साथ हैं, इनको देख देख के भी मैं बोर हो गया। तो जेलर साहब ने मुझे बोला, एक तो गया वहाँ कोई चेयर ईयर कुछ भी नहीं भाई, अपना तो खुद ही चेयर में बैठे हुए और मेरे को जाती हूँ मैं खड़ा, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बैठने के लिए होता तो मैं बैठ ही जाता भाई। मुझे बोले पहले तो इधर इधर की बात कराए, बोला देखो मेरी जेल बहुत सिक्योर जेल है। बिल्कुल मैं समझ गया, मन में बोल दिया मैंने कि इतनी सिक्योर जेल है कि आते ही 6-7 दिन के अंदर मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया तुम्हारे 7 तालों के अंदर। ये मैंने अपने मन में बोला कि बहुत सिक्योर जेल है। तो बोले मेरे जेल के अंदर मुझे हर इन्फॉर्मेशन पता चलती है। मैं समझ गया, मैंने बोला हाँ तुमने जो अपने 5 इन्फॉर्मर भेजे थे आजकल वो मेरा मोबाइल वही छुपाते हैं। तो मुझे बोलता है, अब अगली लाइन जो उन्होंने मुझे बोला वो मुझे हिट कर गई भाई। आप चाहे उसको ईगो में बोलो चाहे कैसे भी बोलो, मुझे बोलते हैं कि बिस्ट ये तुम्हारी एजेंसी नहीं है, ध्यान रख लेना, ये मेरी जेल है और मेरी जेल के अंदर एक छोटा सा भगदड़ होता है और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। उसने मुझे क्या किया, इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट दिया। उसने ये बोला कि मैं ही भगदड़ कराऊंगा, और भगदड़ मतलब जेल के अंदर लड़ाई झगड़ा आपस में ये, और उसमें 2-3 लोग मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये उसने मुझे थ्रेट दिया, मुझे लग गया ईगो। अब ईगो लगेगा ना यार भाई, डबल हत्याओं के अंदर मैं अंदर हूँ, सिंगल सेल के अंदर मुझे डाल रखा है, किसी से मुझे मिलने नहीं देते, तुम इसके बाद मुझे भेजोगे कहाँ भाई? अच्छा कहाँ भेजोगे, आप खुद ही सोचो। चलो मेरी जगह आप भी होते, आप भी वही करते जो मैंने किया, क्योंकि इससे बुरी जगह तो कोई है ही नहीं ना यार भाई। तो मुझे जेल से अलग तो कहीं भेज ही नहीं सकते, सिंगल सेल में हूँ, सिंगल सेल के अलावा मुझे भेजोगे कहाँ यार? भेजोगे कहीं और दूसरी जेल में भेजोगे, वो भी ऐसी होगी। तो जैसे उसने मुझे बोला तो फिर बोला हाँ ठीक है जाओ, तुम्हें कुछ कहना है? तो मैंने कहा हाँ सर। तो बोला हाँ बताओ। बोला हाँ बोलो। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता आदमी को मारने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा हो सकता है किसी का गला दबाएं, उसको 30 सेकंड में मरे, 40 सेकंड में मरे, 50 मिनट में मरे, लेकिन मैंने कहा सर मेरे कोई रेंज में आ गया और मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। वो समझ गए। मैंने ये बोला कि अगर आपकी जेल के अंदर कोई मरता है ना तो आप भी 302 में अंदर आ जाओगे मेरे साथ। और भाई मैं कह के वापस आ गया
और उस दिन जेल में बन रही थी जलेबी। कई बार बाहर के बहुत सारे लोग होते हैं यार जो जेल के अंदर आके वेलफेयर करते हैं, मतलब लोग पुण्य कमाना चाहते हैं तो कहते हैं कि ठीक है यही लोग कई टाइम से अंदर बंद हैं, अगर इनको हम कुछ अच्छा खाना खिला देंगे तो पुण्य हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं और मेरी रिक्वेस्ट है आप भी जाया करो यार जेल के अंदर, जो भी लोग कई टाइम से बंद हैं कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा जेल के अंदर भंडारा करा दो, कुछ हो, शायद उन लोगों को भी अच्छा खाने को मिल जाए। तो हम भी भाई कि कई टाइम के बाद जलेबी बन रही है, तो जलेबी बन रही थी, खट 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 दरवाजे खुले। दरवाजे खुलने के बाद फिर पुलिस वाले 5-6, ये क्या हुआ? मैंने सोचा एक और छापा पड़ रहा है, बोले लक्की बिस्ट, बोला चलो आपका चालान लग गया। तो भाई जी सोचो कि मैंने जेलर साहब से सुबह सिर्फ एक ही शब्द बोला कि मुझे मारने में 2 सेकंड लगते हैं, तो जेलर साहब ने भाई ट्रांसफ़र। अब मैं जलेबी तो दूर की बात, दुनिया जलेबी का इंतजार कर रही थी, शाम को जलेबी मिलेंगी, और तो मेरा उस जेल से भी क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र। अब लगा लो कि महज 2 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर ये मेरा दूसरा ट्रांसफ़र था भाई, और बहुत बड़ी जेल से। अब मुझे इस जेल से पहाड़ में ले जाया जाता है, वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार। पहाड़ में मैं सरकारी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, 5-6 घंटे तो मोड़ होते उस जेल तक मैं पहुँचता हूँ। अब समझ लो कि अब मेरे कागज़ों के अंदर क्या लग चुका है कि दूसरा ट्रांसफ़र, मतलब एक पहली जेल से आया, जेल का नाम नहीं बताते हैं एज ए सिक्योरिटी रीज़न, फिर मैं दूसरी जेल में गया, वहाँ से अब मैं पहुँच रहा हूँ, तो पहुँचने के बाद सेम, अब तो भाई मत पूछो, जेल का पूरा स्टाफ भी मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं पाकिस्तान से आ रखा हूँ भाई। आने के बाद सेम वही मेडिकल, वही चीज़ें, और मुझे क्या किया जाता है, सीधे एक बैरिक दे दी जाती है। मैं उस बैरिक में, ये जेल पहाड़ के ऊपर थी तो ये समझ लो एक हिल स्टेशन टाइप थी। अगर दूर से पिछली जो 2 जेलों के अंदर बंद था वहाँ से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, ठीक है, 30-30, 35-35 फीट की दीवारें थी, तो बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन इस जेल में मिले एक सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, जाती दिल खुश हो गया कि ये एक पहाड़ के ऊपर जेल बनी हुई थी, 30-30, 35-35 फीट की वॉल थी, लेकिन दूर दूर तक मुझे पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, हरियाली नज़र आ रही थी। मैंने कहा चलो यार। तो फिर शाम के टाइम वही जेलर, अब जैसी जेलर आए, मेडिकल मेरा हुआ। अब एक तरीका क्या होता है, सुनो, तरीका क्या होता है कि जेलर ने क्या किया, किसी को दबा के गालियाँ दे रहा, ये मुझे दिखाने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, डायरेक्ट मुझे नहीं बोल रहे, किसी को दबा के वो सर 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 कह रहे हैं। ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है, प्रेशर देने का तरीका कि मैं कितना डेंजर हूँ, मतलब मैं इतना खतरनाक हूँ कि मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ वो तेरे साथ भी करूँगा। ये मुझे वो इनडायरेक्ट तरीके से वार्न कर रहा है, मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मेडिकल होता है, मैं जाता हूँ, तो जैसे जो लंबरदार, आपको मैं बता दूं, लंबरदार आता है मेरे पास, तो लंबरदार मतलब वो होते हैं जो जेल के अंदर जो सजा याफ्ता होते हैं, जिनको सजा हो जाती है, ठीक है, जिनको सजा हो जाती है तो उनको बोला जाता है लंबरदार। तो मैं उनसे पूछता हूँ यार, मैंने कहा जेलर कैसा है यार, तो वो लंबरदार थोड़ा ठीक है, वो उसको समझ में आ जाता है कि इस इंसान का 2-2 चालान लग चुका है, क्योंकि लंबरदार यार 15-15, 20-20 साल से वहीं रह रहे होते हैं, वो 2 मिनट में आदमी को पहचान जाते हैं। तो उससे समझ में आ गया, बोला सर जेलर साहब हैं तो ऐसे ही, लेकिन एक चीज़ और है, लेने वाले हैं बिल्कुल, मतलब लेन देन में बहुत विश्वास रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब लेन देन में विश्वास रखते हैं तो ठीक है। अब थोड़ा मैंने आपको क्या बोला कि आदत हो चुकी है, 2.5-3 महीने अंदर हो चुका हूँ, तो महज 24 घंटे के अंदर मेरे पास कुछ पैसा आ जाता है। कैसे आता है वो छोड़ दीजिए, कुछ लोग मेरे तक पैसा पहुंचा देते हैं। अब मैं सुबह सुबह क्या होता है, जो ये लंबरदार होता है, ये जेलर का बहुत खास था, मैं एक गड्डी उसको पकड़ाता हूँ और मैं बोलता हूँ जेलर साहब को दे देना, और वो गड्डी बिल्कुल जेलर साहब के पास जाती है। तो आधे 1 घंटे के बाद, लगभग मैंने यार कितने बजे के समथिंग, 8, सवा 8 बजे के आसपास वो पैसा उसको पकड़ाया। पकड़ाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद लंबरदार बोलता है कि आपको जेलर साहब ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैंने कहा शायद या तो जेलर, एक ही चीज़ हो सकता है, या जेलर साहब मुझे फिल्मी डायलॉग बोलेंगे कि मैं इन पैसों को नहीं पकड़ता, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, तुमने एक ईमानदार आदमी को रिश्वत देने की कोशिश करी। अब ये हम लेकिन इतना बोल भी देंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो वैसे जेल में हूँ यार। मैं बोलूँगा ठीक है जेलर साहब मेरे पैसे मुझे दे दो, और जेलर साहब ये बोल देंगे कि भाई ये पैसे नहीं देंगे, ये पैसे जब तुम यहाँ से छूटोगे तब दूंगा, या तुम्हारे ऊपर एक्शन लूंगा कि ये पैसे कैसे आए। तो ले लो एक्शन भाई साहब। अब अपने असली आदमी का तो नाम मैं बताऊंगा नहीं ना, मुझे किसने पहुंचाया, मैं तो बोल दूंगा आपके आदमी ने मुझे दिए, अब कर लो उन्हीं के ऊपर इंक्वायरी। अब मैं जैसे ही जेलर साहब के ऑफिस में जाता हूँ, जेलर साहब बैठे होते हैं, बैठने के बाद देखता हूँ वहाँ पर 3-4 स्टील के टिफ़न थे। तो जेलर साहब बोलते हैं आइए, मैं गया, तो जेलर साहब उन टिफ़न को खोलते हैं। जेलर साहब बोलते हैं दही बड़े हैं, मेरे घर पर ही बन रखे हैं, घर से आ रखे हैं। भाई मुझे लगा यार, बोले खाओ। अब भाई जेलर साहब ने मुझे दही बड़े खिलवा दिए अपने घर के, तो मैं समझ में आ गया कि यार मुझे गड्डी के अंदर कितनी ताकत है। और जेलर साहब बोलते हैं अगर कोई भी दिक्कत होगी तो बताना, आप आराम से रहो और अपना टाइम काटो और जल्दी तुम छूट जाओगे।
तो मैं दही बड़े खा के निकल जाता हूँ। और मुझे पता चल गया यार ये जेल बढ़िया है, इस जेल में ठीक है। और तभी क्या होता है, जेल के अंदर चीज़ें मुझे थी ज़रूरत, मैं समझ गया कि यार जब जेल का एक जेलर यानी कि एक पावरफुल आदमी इतना वो है, तो इस जेल के बाकी स्टाफ कैसे होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, दूसरे दिन ही मेरे जेल के स्टाफ को मैं बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए फ़ोन, तो बोलता सर आ जाएगा। मैंने कहा यार कैसे भी लेकर आ जा। तो आपको ये बोलूँ, अगले दिन वो सिपाही मेरे पास क्या करता है, मोबाइल फ़ोन लेके आता है भाई, और क्या बोलता है कि लक्की भाई प्लीज़ किसी को धमकी मत देना। मैंने कहा यार मैं तो धमकी दूंगा ही नहीं, मैं क्यों धमकी दूंगा। बोला लक्की भाई मुझे फर्जी आईडी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं अपने नाम से ही लेके आ गया। वाह, देख लो पैसों की ताकत। मतलब उस आदमी को कोई सिम खरीदने के लिए फर्जी आईडी नहीं मिली, क्योंकि भाई यार मैं एक जेल के अंदर हूं तो दुनिया की नज़र में क्रिमिनल ही हूं ना। लेकिन वो क्या करता है, अपने ही नाम पर सिम मुझे पकड़ा देता है, क्योंकि ये ताकत मैंने देखी पैसों की कि जेल के अंदर कितना करप्शन है, किस हद तक लोग करप्ट हैं कि जेल के अंदर एक आदमी 302 के अंदर आया हुआ है, लेकिन चंद पैसों के लिए वो क्या करते हैं, अपने ही नाम से मुझे सिम भी ला कर दे देते हैं। ये ताकत है इस देश के गांधी में, पैसों में। यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को झेलने की आदत नहीं है। तो मैं लास्ट में इस जेल के अंदर क्या हुआ, मुझे वो लोग मिले जो फेक करेंसी में काम करते हैं, मुझे वो साधु भी मिले जिन्होंने जाली नोटों का धंधा किया, मुझे वो गैंगस्टर भी मिले जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के काफिले में जो गाड़ी चलती है उस गाड़ी का यूज़ करके कैसे उन्हें दिल्ली में ट्रैक किया गया। मुझे इस जेल के अंदर अंडरवर्ल्ड का डॉन भी मिले, उनके साथ कैसे हमारी बातचीत हुई, क्यों अंडरवर्ल्ड के डॉन को इस जेल में भेजा गया, कैसे इसी जेल से एक ऐसा कनेक्शन निकला जिससे नेपाल के सबसे बड़े फेक करेंसी ISI के एजेंट लाट मोहम्मद को ट्रैक किया गया और नेपाल के अंदर उसे एक शूट आउट में मारा गया। तो हम इन सब चीज़ों में बात करेंगे अगले पार्ट पर, क्योंकि रीज़न क्या है, आप बोर नहीं होने चाहिए। और इस जेल से जो जेलर मुझे इतना पसंद करने लग गया था, क्यों मुझे इस जेल से फिर दूसरी जेल शिफ्ट होता हूँ, दूसरी जेल से सारी जेल, और कैसे 11 जेलों के अंदर मेरा ट्रांसफ़र होता है, इन जेलों में मुझे कौन कौन मिलता है, इन जेलों में कैसे कैसे लोग थे, हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो। लेकिन मैंने कितनी भी जेलें घूमी, लेकिन मैंने हमेशा एक बात याद रखी हमेशा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, जेल के अंदर मैं लोगों को रिश्वत दूं या मैं इंफॉर्मेशन निकालूं, ये सब इस चीज़ के लिए कि वो इंफॉर्मेशन जो मैं पहुंचा रहा हूं वो सही हाथों तक पहुंचनी चाहिए। हो सकता है कि मैं किसी पुलिस वाले को या किसी जेलर को मैंने पैसे दिए, किसी से मैंने मोबाइल मंगाया, वो इसलिए नहीं कि मुझे उस मोबाइल फ़ोन से अपनी व्यक्तिगत बातें करनी है, या मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है, मेरे परिवार वालों को फ़ोन करना है, या अपने दोस्तों को फ़ोन करना है, या मेन कि उस जेल से मुझे जो भी इनपुट, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही जगह तक पहुंचनी चाहिए, जिसके बदले में या उस इंफॉर्मेशन के जरिए हम उस आदमी तक पहुंच सकें जो इस देश के लिए घातक है, जो इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या जो दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर हिंदुस्तान के अंदर क्या करता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है या हमेशा करता है। क्योंकि मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, बस एक बात मत भूलो कि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है।